इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया है ना? तो आप सभी का 286 के साथ स्वागत है विज्ञान के अभूतपूर्व कक्षा में। ठीक है, चल रहा है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे विज्ञान। जो इंग्लिश मीडियम से है उनके लिए साइंस है ना, कि सबको पता है साइंस किसे कहते हैं, व्हाट इज साइंस, एंड विज्ञान किसे कहते हैं, किसे कहते हैं विज्ञान सबको पता रहता है, लेकिन फिर पूछ लेते हैं विज्ञान किसे कहते हैं। किसी भी चीज के विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये हम लोग बचपन में पढ़ा गया था कि विशेष ज्ञान चाहे वो किसी भी चीज का हो, चाहे कैसे बनाते हैं, इसका भी ज्ञान होना चाहिए, है कि नहीं? खाना कैसे बनाते हैं, कैसे चलते हैं, जूता कैसे पहनते हैं, तो ये सब किसी भी चीज के ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। इसीलिए पाक कला को भी विज्ञान में आता है, इसको बोला गृह विज्ञान। घर संभालना बहुत बड़ा विज्ञान है, और उसको संभालने वाला दुनिया में बड़ा साइंटिस्ट होता है, इसको गृह विज्ञान के नाम से है ना। तो विज्ञान मतलब साइंस में हम लोगों का जो मुख्य विषय है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये हम लोगों का बेसिक साइंस है, ठीक है, जो हम लोगों को कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। इसके अलावा प्लस की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो विज्ञान और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है? दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है। ये वाला जो पोर्शन है ये आपको पीटी में आएगा, बीपीएससी पीटी, किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के पीटी में ये पूछा जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, है ना। और अगर हम लोग यूपीएससी का बात करें तो यूपीएससी में आपका मेजर पोर्शन जो होता है बायो एंड फिजिक्स मेजर। केमिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत कम, नहीं करता यूपीएससी के लिए। लेकिन बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीटी में या कोई भी जनरल कॉम्पिटिशन या किसी तरह के एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहेगा बायोलॉजी, इससे आपको 15 से 20 क्वेश्चन रहेगा। जैसे मान लो बीपीएससी में टोटल 30 क्वेश्चन अगर साइंस का है तो आपका 15 क्वेश्चन ये रहेगा, 7 क्वेश्चन लगभग ये रहेगा, 7 से 8 और 7 से 8 क्वेश्चन ये रहेगा, 8 7 15 30। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बायो का। अच्छा, लाइन रिफ्लेक्ट रहा तो बंद करिए ना उसको, कोई ठीक है। तो 15 नंबर बायो आ जाएगा, 8 नंबर फिजिक्स आएगा और थोड़ा कम आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का भी 5 ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन ज्यादातर बायोलॉजी फिजिक्स का हम लोग का बहुत बड़ा बच्चे है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? देखिए, साइंस किसे कहते हैं? किसी भी चीज के विशेष ज्ञान को साइंस कहते हैं। तो नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज साइंस। तो हम लोग अभी आगे ये करेंगे उसका डेफिनेशन। तो नॉलेज ऑफ नेचर, क्योंकि हम लोग भी नेचर के पार्ट हैं, तो प्रकृति का अध्ययन विज्ञान है, ठीक है। और उस अध्ययन का एप्लीकेशन प्रयोग टेक्नोलॉजी है। जैसे हम लोग बड़ा बढ़िया सुनते हैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी। क्या है जुगाड़ टेक्नोलॉजी? हर आदमी जुगाड़ कर लेना, जैसे हम लोग अभी जुगाड़ कर लिए। तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी क्या है कि हमको जो नॉलेज है उसका प्रयोग कर जब हम करते हैं तो उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। जैसे हम लोग साइंस पढ़ लिए, लेकिन हम लोग टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन नहीं है। टेक्नीशियन कौन है? जो आईटीआई करके आता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, पंखा बनाता है, उसको बोलते हैं टेक्नीशियन, मैकेनिक। क्यों? क्योंकि वो एप्लीकेशन ऑफ साइंस कर रहा है, उसको पता है कि रेजिस्टेंस कहाँ लगा है, उसको पता है कि लाइन कहाँ जोड़ना है, कौन तार किसमें जोड़ना है। टीवी खराब होगा तो टेक्नीशियन बनाएगा, हम नहीं बनाएंगे। हम साइंस जानते हैं सब कुछ, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, पूरा वायर जानते हैं, ट्रांसफार्मर जानते हैं, लेकिन नहीं हो सकते क्योंकि हमको सिर्फ पढ़ाया गया, उसके प्रयोग नहीं सिखाया गया। प्रयोग को बोला जाता है टेक्नोलॉजी। तो बीपीएससी मेंस वाले में आपको सिर्फ साइंस एंड टेक आएगा, ये तीनों नहीं आएगा। इसमें 2 क्वेश्चन रहता है, 72 नंबर, 72 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको आएगा साइंस एंड टेक का। 72 नंबर बहुत बड़ा क्वेश्चन। उसके बाद इसमें के बाद एक आएगा डाटा इंटरप्रिटेशन, DI मतलब स्टैटिस्टिक्स। तो उसमें भी आपको 72 नंबर रहता है। डाटा इंटरप्रिटेशन से भी 2 क्वेश्चन रहेगा, 72 का। ये आपका मेंस एग्जाम, ठीक है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब स्टैटिस्टिक्स मैथ वाला क्वेश्चन, उसमें 72 नंबर, और साइंस 72 नंबर, मोटा मोटी 144 नंबर का मेंस है। और 30 नंबर का इधर पीटी हो गया, आप प्लस इसमें 10 नंबर जोड़ दीजिए आपका मैथ और रीजनिंग, तो 40 नंबर का पीटी है साइंस
144 नंबर का मेंस है साइंस में टेक्नोलॉजी और डीएम, बहुत बड़ा पोर्शन है। और मान लीजिए कि 69 में जो लोग क्वालिफाई किए, कितना से क्वालिफाई किए? 83, 85। सिटी में कितना क्वालिफाई था? 8 था, 83, 85 कैटेगरी के हिसाब से 80, 85। हम लोग तो 90 मान लेते हैं कि 90 नंबर लाएंगे तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। 67 तो यूपीएससी में जो आदमी नंबर 90 लाएगा वो किसी भी कैटेगरी का हो तो क्वालिफाई, ठीक है। अब आप सोचो कि 40 नंबर आपको दे रहा है कौन? साइंस और मैथ्स, मतलब साइंस पोर्शन आपको 40 नंबर दे रहा है। तो खाली साइंस मजबूत कर लेंगे तो पेटी रखा होगा, और जिन लोग का पेटी होता है समझिए साइंस उसका पूरा पड़ जाएगा। 30 नंबर में 1-2 नंबर छोड़ दिया, 28-27 नंबर आ गया, आपको पेटी नहीं मिल जाएगी। ताकि 5 नंबर ये तो रखा ही हुआ, 10 नंबर मैथ में नहीं आता है, तो 10 इधर से या 30 इधर से, मतलब 35 नंबर इसमें श्योर है। तो 90 में 35 ले आए, अब कितना बचा? 55 नंबर, मैंने 50 नंबर। 50 नंबर को आप ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, और इकोनॉमिक्स में बांट लीजिए। बात करो हिस्ट्री और करंट अफेयर पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, तो करंट अफेयर कितना ही पड़ेगा? 5% ज़्यादा नहीं पड़ेगा। यही बात, ये करंट अफेयर वाले भी जानते हैं। ये करंट अफेयर किसको बोलते हैं? पहले तो ये नहीं पता कि अफेयर करंट में हुआ था कि पास्ट में हुआ था, अब वही ढूंढते ढूंढते निकल जाता है पूरा साल। ये करंट अफेयर कहाँ से पूछे? पिछले साल से करंट निकाले, इस साल तो करंट अफेयर नहीं पता। इतना इतना पढ़ना होगा करंट अफेयर, कितनी चीज याद रखनी है कि असंभव है। आप कितना मैग्नेटिक है, कितना रोज न्यूज चल तो असंभव बात है। तो लोग फिर भी पढ़ते हैं, पढ़ना है, लेकिन हम ये 3 सब्जेक्ट इधर से, एक सब्जेक्ट इधर से कंप्लीट करते हैं तो आपका मतलब रखा हुआ है कि क्लास। अब बाकी जो 60 नंबर नहीं बनाना है, वो 60 नंबर में आप हो गया वही सीए, है ना, जो आप लोगों के लिए हुआ नहीं, करंट अफेयर, है ना, मैंने करंट अफेयर नहीं हुआ, सीए हटा दीजिए, आप हटा दीजिए। क्या बचता? हिस्ट्री, जिन लोगों का सब्जेक्ट है उसके लिए ठीक है, बाकी लोग से भी पार नहीं लगता क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ा होता है, मॉडर्न, एंशिएंट, मेडिएवल, तो जिसका सब्जेक्ट हिस्ट्री है उसके लिए ठीक है, लेकिन बाकी किसी को बोलिए हिस्ट्री पढ़ना तो बहुत डिफिकल्ट है सब्जेक्ट। तो सीए हिस्ट्री को कम ध्यान दीजिए, जिसका सब्जेक्ट हो ध्यान देंगे, बाकी आप ये सब पे ध्यान दीजिए, पीटी आपका जो बढ़िए, है ना। ऐसे बात आप लोग जानते ही हैं, कोई नई बात हम बता नहीं रहे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करें साइंस से। तो साइंस किसे कहते हैं? व्हाट इज साइंस? विज्ञान किसे कहते हैं? फिर से वही प्रश्न, इंग्लिश में लिखें, हिंदी में लिखें? हिंदी में लिखें, सबसे इंग्लिश में लिखें। विज्ञान किसे कहते हैं? इंग्लिश में सर, हिंदी में लिखें, इंग्लिश में बोले? इंग्लिश में लिखे कि हिंदी में बोले? इंग्लिश में बोले, हिंदी में लिखे? इंग्लिश में लिखे अच्छा लगेगा। अच्छा, इंग्लिश में लिखे अच्छा लगेगा, ठीक है, हमको भी लगता है बात सही है, ठीक है, इंग्लिश में लिख दीजिए, हिंदी में बोल हाँ ठीक है। और साइंस में कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, यस साइंस में कुछ ऐसा है। तो देखिए साइंस क्या है? द स्टडी ऑफ नेचर on the basis of experiment and experience. Experiment and experience. अनुभव और प्रयोग के आधार पे जब हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं, प्रकृति में नहीं है, पूरा दुनिया का अध्ययन करते कुछ नहीं, आप किसी चीज के बारे में अध्ययन करिएगा उसको बोलते हैं प्रकृति का अध्ययन, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टडी ऑफ नेचर, और वो जो है हम लोगों का वही विज्ञान है, ठीक। अब तो हमने जैसा बात की कि फिजिक्स से शुरू करना है, तो फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स को करते हैं भौतिकी, है ना। तो भौतिकी का मतलब क्या होता है कि द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर, नेचर के नियमों का अगर अध्ययन करें तो कहलाएगा फिजिक्स। नेचर का अध्ययन साइंस है और नेचर के नियमों का अध्ययन फिजिक्स है ना। जैसे सुबह हो रहा है, जो होता है
तो सूरज घूम रही, पृथ्वी घूम रही सूरज के चारों तरफ, तो हम उसके नियमों का अध्ययन करते हैं कि उसकी दूरी कितनी है, कितना प्रकाश, क्या स्पीड है, कितनी एनर्जी आ रही है, कितना टन एनर्जी को खर्च कर रहा है, मैटर को बदल रहा है एनर्जी को। अगर हम चलते हैं तो क्या बोलते हैं कि लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, चुंबक अगर अट्रैक्ट करता है तो मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, करंट चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। ये सब नेचर के लॉ हैं, जिसके हिसाब से हम लोग स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं फिजिक्स। तो लॉ ऑफ नेचर का स्टडी फिजिक्स है, लॉ का स्टडी फिजिक्स और नेचर का स्टडी साइंस। ठीक है, समझ गया? तो स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर सिंपल चलता है, बड़ा लिखने लगे। और अगर बड़ा थोड़ा करना चाहते हैं तो एंड नेचुरल फेनोमेनन। नेचुरल फेनोमेनन का मतलब क्या है? प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन, प्रकृति के नियमों का अध्ययन और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन को हम लोग बोलेंगे फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स भी कई चैप्टर में बटा हुआ है। तो कुछ इसके ब्रांचेस हैं, जैसे कि मैकेनिक्स, इसको पढ़ने वाले मैकेनिक कहलाते हैं। फिर आएगा इलेक्ट्रिसिटी, इसको पढ़ने वाले इलेक्ट्रिसिटियन कहलाते हैं, इलेक्ट्रिशियन। उसके बाद आएगा करंट, फिर आएगा मैग्नेटिज्म। हम आपको चैप्टर लिखवा देते हैं, एक एक करके सब चैप्टर को पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं लाइट, फिर आएगा साउंड, फिर आएगा हीट मतलब थर्मोडायनेमिक्स, इतना हो गया मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, मैग्नेटिज्म, लाइट, साउंड, हीट। और कुछ बचा? इन दोनों को मिला देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, करंट और मैग्नेटिज्म को। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी तो हम लिख ही देते, करंट दोबारा लिख दिए, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट, साउंड, हीट। और कुछ बच रहा है? क्वांटम फिजिक्स, हाँ, न्यूक्लियर फिजिक्स। और कुछ बच रहा है इसमें? देखिए, और कोई चैप्टर याद करिए इसके अलावा। मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट, साउंड, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, बस इतना है। इतना ही चैप्टर पढ़ना है। अब इसी को अलग अलग चैप्टर में बांटा गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम लोग आज कहाँ से शुरू करें? बताइए, कौन सा चैप्टर लें? मैकेनिक्स तो सब हम लोग पढ़े हुए कई बार, लॉ ऑफ मोशन ये सब पढ़े। तो आप इसके नीचे कोई भी चैप्टर ले चुके हैं। लाइट से स्टार्ट करें। लाइट से शुरू करें। देखिए, मैकेनिक्स में जो नहीं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, ये सब आएगा तो ये थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं पहले से, क्योंकि 9th and 8th में बहुत पढ़ाया गया था। आज 69 में भी क्वेश्चन आया लाइट से, करंट से, 68 में भी आया, 67 में आया। तो सब जगह पे इन सबसे नीचे से क्वेश्चन आता है। और नीचे का 4 में जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, साउंड, लाइट, हीट, करंट और मैग्नेटिज्म। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं लाइट से। सबसे पहले ये समझा जाए कि लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट। लाइट किसे कहते हैं? प्रकाश क्या है? प्रकाश किसे कहते हैं? जो भी मतलब तब प्रकाश किसे करते हैं? मतलब कि मेरे घर के बगल में एक लड़का था, उसको प्रकाश करते थे। आपने पूछा कि ज्योति क्या है, पर उसकी बात करें ज्योति। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। प्रकाश वो माध्यम है जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं। जैसे बोले, आप किससे देखते हैं? किसी भी वस्तु नहीं, किस से देखते हैं? किस चीज से देखते हैं? आंख से देखते हैं, लेकिन आंख से नहीं देखते हैं। हम प्रकाश की सहायता से आंख में चीजों का अनुभव करते हैं। जैसे हम किसी चीज को देखते नहीं है, हम प्रकाश हमारे रेटिना पे जाके इमेज बनाता है, और उस रेटिना को हमारा मस्तिष्क जो है सिग्नल के रूप में कैप्चर करता है, और हमको लगता है कि हम देख रहे हैं। और हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसको बायोलॉजी में नहीं पढ़ते? हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो अपने आप को कभी नहीं देखता? जो जिससे सब चीज देखते हैं वो अपने आप को नहीं देखता है। और अगर हम अपने आप को अपने आप देख ले तो सबसे पहले हमारा जो WBC हो आंख को खा जाएगा, क्योंकि आंख एक बाहरी वस्तु है। आंख जो है वो हमारे शरीर का अंग नहीं, वो बाहरी वस्तु, उसका पूरा स्ट्रक्चर बाहर है। हमारे शरीर को पता नहीं है कि आंख भी है, ब्रेन को नहीं मालूम है ना। किस अंग में दर्द नहीं होता है? नाखून में थोड़ी दर्द होगा।
बाल मरा हुआ है, मैंने सजीव किस अंग में दर्द नहीं होता? हमारे शरीर के ब्रेन में दर्द नहीं होता, क्योंकि ब्रेन में फील करने वाले न्यूरॉन नहीं। ठीक है, अब ब्रेन का नाम ब्रेन रखा, बाकी सब का नाम, जैसे हाथ का नाम कौन रखा? ब्रेन। हाथ का नाम कौन रखा? ब्रेन। लेकिन ब्रेन का नाम ब्रेन कौन रखा? तो ब्रेन अपना नाम ब्रेन खुद रख लिया कि मेरा नाम ब्रेन, और हम क्योंकि मेरा नाम ब्रेन है, हम ही ब्रेन है, इसलिए हम दर्द महसूस नहीं करेंगे, हम दूसरे को दर्द देंगे। जो जितना ज्यादा चालाक होशियार रहता है उतना ज्यादा दूसरे को दर्द देता है। समझिए, जिससे जितना ज्यादा ब्रेन रहेगा उतना ज्यादा दूसरे को दर्द होगा। तो आगे देखा जाए तो लाइट किसे कहते हैं? लाइट वो माध्यम है, तो लिखते हैं कि द मीडियम, ये लाइट इज अ मीडियम बाय विच इट इज अ मीडियम which helps in seeing भी लिख सकते हैं, है ना, या ऐसे लिखिए which helps in see an object, which helps to see an object, ऐसे लिखिए। It is a medium which helps to see an object, जो हम किसी पदार्थ को, किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, और क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का एक फॉर्म है। ठीक है, और इसका एक यूनिट को क्या बोलते हैं? फोटोन। फोटोन इज अ यूनिट ऑफ लाइट। और फोटोन है बेसिकली क्या? तो फोटोन क्या है? फोटोन इज अ पैकेट ऑफ या बंडल ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी से भरा हुआ पैकेट, है ना। जैसे नल खुलेगा तो एक बूंद पानी गिरेगा, और फिर खुलेगा तो 2 बूंद 3 बूंद लगातार बूंद गिरते गिरते लगेगा पूरा धार गिर रहा है, पानी का करंट चल रहा है। उसी तरह से जो लाइट आता है तो पर एक पैकेट एक बूंद गिरता है, फिर 2 बूंद गिरता है, तो इतना तेज गिरने लगता है कि हमको लगता है कि लाइट सब जगह फैला हुआ है, लेकिन ये अलग अलग है पैकेट बंडल। तो फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी की परिभाषा क्या है? एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी किसे कहते हैं? हम लोग सब एनर्जी से बने हुए हैं, है ना। सूरज जो है प्रति सेकंड 1.5 लाख टन मैटर को एनर्जी के रूप में इस सोलर सिस्टम में फेंकता है, और उसके फेंके हुए एनर्जी जो मैटर है वो एनर्जी के रूप में हमारे पे गिरता है। उस एनर्जी को ग्रीन प्लांट फूड में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, उस फूड को हम लोग खाते हैं, हम उस फूड के द्वारा जो कंजर्व एनर्जी है वो हमारे बॉडी में आता है, उस एनर्जी से हम वर्क करते हैं। जैसे हम हाथ हिला रहे हैं, चल रहा है, सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहा है, उसी एनर्जी में खर्चा हो रहा है। ठीक है, और फिर वो एनर्जी जहाँ से वापस आया था वहीं पे चला जाए, फिर इसी सोलर सिस्टम को फैल जाता है। इसे बोलते हैं कि एनर्जी में तो कभी मरती है न कभी बनाया जा सकता है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखा है। हाँ, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन। जैसे हम जो बोल रहे हैं तो मेरा एनर्जी कहाँ जा रहा है? बोले तो सुन कहाँ गया? साउंड कहाँ गया? कुछ एनर्जी दीवार में टकरा के चला गया, कुछ आपके कान में घुस गया, कुछ मेरी एनर्जी आप में चली गई, और फिर वहां से टकरा के तो एनर्जी फिर से वापस उसी तरह से घूमते रहता है। हम जब बोले 2-3 घंटा तो हमारा पेट में जो केमिकल एनर्जी था वो खर्चा हो जाता है, भूख लगता है, फिर वो खाना पड़ेगा, फिर एनर्जी इस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी जो है लाइट का यूनिट क्या है? फोटोन। फोटोन इज अ पैकेट। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं कि लाइट के आधार पे ऑब्जेक्ट को 2 तरह से माना जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है ये 2 तरह का होता है, एक होता है ल्यूमिनस, दीप्तिमान, और एक अदीप्तिमान। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। हम लोग नॉन ल्यूमिनस है कि ल्यूमिनस है? जिसका खुद का प्रकाश होता है वो ल्यूमिनस है ना। ओन लाइट, एन ऑब्जेक्ट विच हैज इट्स ओन लाइट, which has its own light, जैसे सन, सूरज, जितने भी स्टार हैं वो सब
क्योंकि सन भी एक स्टार है, सूरज भी एक स्टार है। कैंडल मोमबत्ती, और ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, ये इसका भी खुद का लाइट है। इसके अलावा और कोई चीज है जिसके पास अपनी लाइट है? और कोई चीज जिसके पास अपनी लाइट है ना। और नॉन ल्यूमिनस में क्या होगा कि विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के लाइट को जो रिफ्लेक्ट करता है उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग भी हैं, मैन, सबसे बड़ा मून, चंद्रमा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, क्योंकि मून का अपना लाइट है, ठीक है। और जितना भी चीज है, टेबल, कुर्सी, दुनिया में जो भी है, आप, हम, कुर्सी जो भी है, सब लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। व्हिच रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये लाइट, ठीक है। तो कोई भी बोलते टेबल, कुर्सी, चेयर, पंखा, कुछ भी, घर, दीवार, कुछ भी चीज दुनिया में जो है वो सब का लाइट को दो ऑब्जेक्ट में बांटा गया। कौन कौन? वो लुमिनस और नॉन लुमिनस। नहीं, लाइट को नहीं, लाइट के आधार पे ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में बांटा गया। ऑब्जेक्ट दो तरह का, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लाइट तो एक ही है। लाइट को फिर अलग अलग बांटेंगे हम लोग टेक्नोलॉजी में, लेजर लाइट, इंफ्रारेड लाइट, ठीक है। तो फिर लेजर पढ़ना आपको, इंफ्रारेड पढ़ना आपको, और इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आएगा, ये वही है। ठीक है, मिटा दे। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? जब लाइट किसी चीज से टकराती है, ठीक है, तो लौट कर वापस आती है, इस घटना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं परावर्तन। हिंदी में क्या करते हैं? परावर्तन। साइंस का क्वेश्चन जब भी आए तो आप चाहे किसी में जो पीटी में उसका हिंदी जरूर देखिए, चाहे हिंदी में बहुत सारी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको बेसिक से याद रहेगा, है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब प्रकाश का परावर्तन। अभी क्या होता है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट strikes the surface of an object, it strikes the surface of an object, it bounces back, जैसे आप बॉल ऐसे मारते हैं दीवार पे तो टकरा के वापस आता है, बाउंस बैक, वापस लौटता है। जब प्रकाश किसी पदार्थ के सतह से टकराता है तो वह वापस लौटता है। इट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ दिस फेनोमेनन। फेनोमेनन मतलब घटना। दिस फेनोमेनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये आपका एक सरफेस है, ऐसे यहाँ पे कोई बल्ब है, लाइट बल्ब है, ठीक है। यहाँ से प्रकाश आया, एक रे ऑफ लाइट आया, टकराया इस पे, टकराने के बाद ये वापस लौटा, ठीक है।
तो इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये आपका लाइट आ रहा है, तो आने वाली लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट मतलब आने वाला, रिफ्लेक्टेड मतलब जाने वाला। हाँ, और ये है रिफ्लेक्टेड, इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये है आपका रिफ्लेक्टेड लाइट। अब मान लीजिए सीधा आया, एकदम सीधा, तो सीधा टप्पा खाएगा, सीधा उछलेगा, तो ये इसी दिशा में वापस उछलेगा। तो यही इंसिडेंट है और यही रिफ्लेक्टेड है, दोनों यही, दोनों लाइट यही है। यही लाइट रिफ्लेक्टेड भी है और यही लाइट इंसिडेंट है। ठीक है, तो अगर वो 90 डिग्री के कोण पे आता है, 90 डिग्री के कोण पे आता है, तो सतह को हम लोग ऐसे लाइट से इधर खींच देते हैं ताकि पता चले कि सतह है, ये पता चले कि सतह है। ठीक है, तो वो सीधा किसका रिफ्लेक्टेड लाइट का, इसको लिखेंगे परावर्तित किरण, और इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित, आपत्ति, और परावर्तित, परावर्तित प्रकाश, आपतित या परावर्तित किरण या आपतित किरण। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होता है कि रिफ्लेक्शन जब होता है तो अगर सरफेस जो है वो ऐसे ऐसे है, रफ सरफेस, रफ सरफेस मतलब खुरदुरा सतह, ये है स्मूथ सरफेस, ये है रफ सरफेस, खुरदुरा सतह। तो रफ सरफेस से जब टकराएगा यही लाइट, ठीक है, तो ये क्या होगा, विभिन्न दिशाओं में चली जाएगी। ये सब आपकी किरण है, इंसिडेंट है। ये टकराएगा तो इधर भागेगा, ये टकराएगा तो इधर भागेगा, ये टकराएगा यहाँ पे इधर भागेगा, ये टकराएगा इधर जाएगा। तो इससे क्या होगा कि प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाएगा और हमें हर जगह में प्रकाश दिखेगा। जैसे कमरे में बल्ब जलाते हैं तो सारा प्रकाश हर जगह लाइट आता है, क्यों? क्योंकि वो जो सतह है वो रफ सतह है, चिकनी सतह नहीं है। चिकना सतह होता है तो एक ही दिशा में चलता है। जैसे आईना लीजिए, आईना को ऐसे चमकाते हैं, रामलीला का सूरज तिलक होता है तो कैसे क्या करते हैं सूरज तिलक में, धूप में आईना दिखाते हैं, आईने का ऐसा प्रकाश टकरा एक दिशा में आता है, उसके आईने को ऐसे घुमा देते हैं 90-45 डिग्री से, फिर उस दिशा से लेके वो रूम से अंदर 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 प्रकाश मूर्ति तक पहुंचा देते हैं। तो वहाँ पे लाइट स्कैटर नहीं होता, सितारता नहीं है, यहाँ पे लाइट सितारता है। क्या बहुत बल्ब जला है तो क्या हुआ कि ये जो सब जमीन है ये बहुत चिकनी नहीं, खुदरी है, ऊपर नीचे, इसकी वजह से लाइट चारों तरफ फैल जाती है। ठीक है, समझ गया? तो रफ सरफेस रहेगा तो ऐसे होगा प्रकाश परावर्तन, तो स्मूथ सरफेस रहेगा तो ऐसे होगा। ये आपका सतह वाला ऐसे बना दीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे देखें। अब आएंगे हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो होता है। सबसे पहला कि इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal comma all lie at the same, on the same plane at same point। कहने का मतलब क्या है कि ये रूल नंबर 1, दो रूल है, इसका रूल नंबर कि ये हमारा सरफेस है, यहां से किरण आई और आने के बाद इधर गया, तो ये था इंसिडेंट है, ये है रिफ्लेक्टेड रे, और
अब इसी पे जिस पॉइंट में ये सतह से टकराया था वहां पे एक इमेजिनरी लाइन खींच लेंगे सीधा, जो इस सतह से 90 डिग्री पे रहेगा। ठीक है, सतह से 90 डिग्री, जैसे ये सतह है तो हम मान लेंगे कि ये 90 डिग्री का कोण बना है। इसी बिंदु पे इसको बोलेंगे नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब लंब, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। और ये नॉर्मल सब जो है एक ही बिंदु पे लाइट होता है। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सब जो है एक ही बिंदु पे लाइट करेगा। ये कहता है रूल नंबर 1, लॉ नंबर 1। ठीक है, याद रहेगा रूल नंबर 1 क्या है। अब देखो अगर नहीं याद रहता तो यह समझिए कि ये कोई फोचका वाला है खड़ा है। अब सारे लड़कियों की निगाह किधर, फोचका वाला। ठीक है, फोचका वाला का निगाह किधर रहेगा कि जिधर खाली जगह उधर रखे, है कि नहीं? तो यही कहानी यहाँ पे। अब तीनों का एक ही जगह देखिएगा। तो ये हम लोग का है लॉ डिफरेंट, रूल नंबर 1। ठीक, नागेंद्र मोमो खाता है तो नागेंद्र का निगाह नहीं रहता कुछ क्या रहता, तो मोमो खाते कुछ खाते हैं, दोनों नहीं खाते। बहुत सुनेगा। अच्छा, फुचका में और ये मोमो का ऑफर दिया जाए तो क्या खाएगा लोग? फुचका और मोमो में बोले कि फुचका खाना है कि मोमो खाना है, ऑप्शन हो तो क्या खाइएगा? फुचका ही खाइएगा। अभी वो निबंध आया इसलिए पूछ रहे हैं कि चयन हमेशा सही हो यदि आपके पास विकल्प है। इस पर निबंध लिखिए। आपको बहुत सारे विकल्प दिए हैं, आप जो चयन कीजिएगा वो सही हो। इसका इस पर एक निबंध लिखिए। और आपको क्वेश्चन में 5 विकल्प है, 5 विकल्प में से एक कोई चुनना ही है और वो सही हो जाएगा। ठीक है, लड़की हो पर चारों विकल्प गलत, फुचका भी गलत है, मोमो भी गलत है, नहीं खाना चाहिए, क्या चुन ली? यूपीएससी मेंस का नहीं बनी। क्वेश्चन यही है कि यदि आपके पास विकल्प है तो आपका चयन सही ही हो। इस पर एक निबंध है। मैंने बोलो नहीं कि तुमको 5 विकल्प दे दिया है कि देखो ये लड़का लंबा इससे शादी करना है, ये काला इससे शादी करना है, सरकारी नौकरी इससे शादी करना है, प्राइवेट नौकरी इससे शादी करना है, बहुत है इससे शादी करना है, रिवर्ट इसी कैसे शादी करना है। 5 ऑप्शन तो बोलो कि आप कुछ नहीं है कि करेंगे, आपकी मर्जी नहीं करेंगे, 10 साल और नहीं करेंगे, या क्या जरूरत है? तो चयन जो है वो करना ही है। अब विकल्प सही होगा ये कोई जरूरी नहीं है। निबंध यही इग्नू की परीक्षा का यूपीएससी मेंस का ये टॉपिक है, जो हम कभी कोई आपको ऐसे पढ़ाएगा तो यही टॉपिक को बताएगा। यदि आपके पास विकल्प है आपका चयन सही ही हो, इसका निबंध। फुचका खाना है कि मोमो खाना है, आपको पता दोनों खा लो, काय खाएंगे नहीं खाएंगे। मैंने फ्री बट रहा है तो खा लेंगे क्या? फ्री में जहाज देता है, फ्री में जहाज है, फ्री में कोई पैसे नहीं रहेगा, जहाज खाने में पैसे नहीं। कौन आपके खाएगा? तो नहीं, इतना आंधी होगा सब है तो खाएगा। सही बात। तो इसमें खाने के पीछे रीजन रहेगा कि मरेगा तो इसी का नाम जाएगा, हम तो फंसेगा ये। ठीक है, सही बोले। नहीं, एक तो आदमी था तो हमेशा जिंदगी में सबको परेशान करता है। तो उसे मरने का टाइम आया और सोचा कि कल तो आज तो मर जाएंगे, कैसे परेशान किया जाए। तो उसको याद आया कि मेरा दोस्त है, बच गया, उसको परेशान करना। तो अपना वसीयत दी हम मरने के पहले कि मेरे मरने के बाद, ठीक है, मेरे मुंह से एक तो मोटा पाइप निकाल के पीछे गर्दन से निकाल देना और उसके बाद ढक देना और दोस्त को बोलना कि मेरा सर पे से कफन हटाए। ठीक है, तो सब ऐसा कर दिया। उसका दोस्त को बुलाया, तो दोस्त देखा तो दोस्त होगा और उसके नीचे लिखा है कि ये हमको बोला था कि मेरे मरने का देखो पाइप, मेरा दोस्त होगा। तो परेशान करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो चयन भी उस तरह के चयन को जरूरी हो कि आपका विकल्प सही ही हो, चयन में ये कोई गारंटी नहीं। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, याद हो जाए, सबको याद ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं लॉ नंबर 2। लॉ नंबर 2 क्या बोलते हैं?
कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। The angle of incidence is equal to the angle of reflection। कहने का मतलब क्या है कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल के साथ जो कोण बनाती है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है आपका इंसिडेंट रे, ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये I इक्वल टू R, ये हो गया हम लोगों का I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये किसको कहते हैं, ये कहते हैं एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल को बोलते हैं इंसिडेंस एंगल। तो मान लीजिए अगर 30 डिग्री रहेगा या 60 डिग्री रहेगा तो ये भी 60 डिग्री रहेगा। और R इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड, ठीक है। ये दो एंगल है, दो लॉ है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, याद रहेगा सब। एक यहाँ पे क्वेश्चन लीजिए, एक आपको फिगर दे दिया है और बोला कि ये एंगल है लोगों का है 45 डिग्री। आपको बताना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। देखिए आप क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसे लगाया हुआ है, और आपसे पूछा दूसरा क्वेश्चन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एंड सरफेस, ठीक है। तो 45 डिग्री रहेगा। अब कितना और कुछ है, इसमें रईस नहीं क्वेश्चन। तो पहला वाला क्वेश्चन का ये तो बताइए पहले, क्वेश्चन नंबर 45 भी रहेगा। सबको पता चल गया, पता चल गया कैसे कैसे बताइए। 45 रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये 45 है, ये यहाँ से यहाँ तक 90 है, ये कितना हुआ 45। और जब ये 45 ये I है, ये R है, ये भी 45। और जब इधर 45 बचा तो फिर 90 में से घटाएगा, ये भी 45, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इसी में से इस क्वेश्चन को बनाना, अब इस प्रश्न का वो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के साथ कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कौन 60 होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, अच्छा इस फिगर तो 30। इस क्वेश्चन का एक ये क्वेश्चन 60 होगा, ठीक है। और हटा दें।
आप यहाँ पर रखना। अब हम लोग आते हैं मिरर। मिरर किसको कहते हैं? हिंदी में कहा है दर्पण। दर्पण एक समय में दुनिया का सबसे महंगा चीज होता था। पहले आज से 100-200 साल पहले जिस घर में दर्पण होता था, मिरर होता, आदमी अमीर मान रहा था, क्योंकि आईना मिलता नहीं था। बाहर से आता था विदेश से इम्पोर्ट होके, तो जिसके घर में आईना होता था वो समझ गया कि जैसे मर्सिडीज गाड़ी जो होता आदमी को आईना तो बहुत अमीर है। एक समय टीवी जिसके घर होता था बहुत अमीर होता, मोहल्ला में टीवी किसी के घर में, एक आदमी घर में मोटरसाइकिल वाला बहुत अमीर होता। अब सब चीज सस्ता हो गया। अब आईफोन है जिसके पास, वो उसको नहीं मानते है कि नहीं? क्या नहीं मानते नहीं है, ऐसा नाम लेने की क्या जरूरत है? अपना नाम लेना जरूरी है क्या? तो जिन लोगों के पास आईफोन है उसको। और तो दर्पण किसको कहते हैं? ये कभी झूठ नहीं बोलता है। आप देखो सच समझ में जाएगा, वही बोलेगा कि आप ही हो। कभी नहीं बोलेगा कि नगेंद्र भी काम नहीं करूँगा। बोलेगा कि दर्पण झूठ ना बोलो। ठीक है, कितना सजिएगा आप ही दिखाइए। तो ऐसा कि हम पूरा सज के तैयार हो गया, दूसरा को दिख रहा है। तो मिरर क्या होता है? मिरर क्या होता है? It is shining and smooth surface is known as mirror. चिकना और चमकदार सतह को दर्पण करता है। आजकल प्लास्टिक वाला भी दर्पण मिल रहा है, चाइनीज आ रहा है प्लास्टिक का शीशा। तो ये शीशा अगर टूट जाता है तो प्लास्टिक कैसे रहता है, इसलिए दीवार पे चिपका कर दिखा है ना। तो शाइनिंग और स्मूथ सरफेस को हम लोग दर्पण करते हैं। अब मिरर क्या करता है? लाइट रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, स्मूथ लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो मिरर 3 तरह का होता है। पहला नंबर होता है प्लेन मिरर, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक होता है कॉन्केव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर को कहते हैं समतल दर्पण, कॉन्केव को कहते हैं अवतल दर्पण और कन्वेक्स को कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण क्या है? कोई भी शाइनिंग स्मूथ सरफेस है, तो मान लीजिए ये हमारा एक शाइनिंग और स्मूथ सरफेस है, इसको बोलेंगे प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन होगा। कोई भी इमेज इसके सामने रखाएगा तो उसका रिफ्लेक्शन होगा। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक हम प्लेन मिरर रखते हैं, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है। कोई अपना फोटो मत समझ लीजिएगा, ठीक है? तो एक आदमी खड़ा है। अब ये आदमी का यहाँ से प्रकाश आई, ठीक है, ये प्रकाश इसको ऐसे काटता हुआ यहाँ से चला गया। ठीक है, तो प्रकाश इसमें पड़ेगा, यहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस आदमी को अपना एक इमेज इधर से दिखेगा। अगर मान लीजिए इसका जो दूरी यहाँ से d है, तो d डिस्टेंस पे ही, हाँ, जितना दूर इधर है उतना दूर पे ही इधर पे उसका चित्र बनेगा। तो प्लेन दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रतिबिंब किसको करते हैं? इमेज क्या है? व्हाट इज इमेज? किसको बोलते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? हम लोग ऑब्जेक्ट किसको मानते हैं? ऑब्जेक्ट मानते हैं सोर्स ऑफ लाइट को, जहां से लाइट आ रहा है, इसको हम ऑब्जेक्ट मानते हैं। किसी भी सोर्स ऑफ लाइट को मानते हो। जैसे हम अगर अपना दर्पण में छाया देखना चाहते हैं, तो ये प्रकाश टकरा के मेरे से टकरा के उधर पड़ा, तो हम सोर्स ऑफ लाइट है। तो जहाँ से लाइट निकलेगा, फिजिक्स की भाषा में एक ऑब्जेक्ट। अगर हम दर्पण की बात करेंगे, ठीक है, और अगर हम अपना लाइट की भाषा में बात करेंगे तो ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। और अगर तो पराया लाइट की भाषा में बात करें तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट है जो लाइट को परावर्तित करता है। तो हम लोग भी परावर्तित करते हैं, हम भी तो ऑब्जेक्ट है ना, सोर्स ऑफ लाइट। इमेज क्या होता है? इमेज की परिभाषा होती है कि रिफ्लेक्टेड लाइट converges at a point or diverges from a point, मतलब कि रिफ्लेक्टेड लाइट या तो किसी बिंदु पे मिलेगा ऐसे आके, जैसे मान लो ये लाइट आ रहा है, तो लाइट आने के बाद जैसे हम अभी इसमें बात करें, ये लाइट इधर से इधर गया, यहाँ पे आके ये मिला, तो ये जो पॉइंट बनेगा ये बनेगा इधर, जहां पे परावर्तन के बाद जो किरण आती है एक जगह जहां मिल जाएगी उसको बोलेंगे कन्वर्जेंस एट ए पॉइंट। जैसे मान लीजिए कि ये बिंदु ये एक ऐसे बोल रहा है, यहाँ से बहुत सारी लाइट आई मिल गई, ये लाइट कहाँ से आ गई थी? तो परावर्तन के बाद होके आ रही, इसको बोल देंगे इमेज। एक तो पहला है। दूसरा क्या है? इस जगह से लाइट ऐसे निकल रहा है, इसको बोलते हैं डाइवर्ज होना, इसको बोलते हैं हम लोग, ये भी इमेज है, ये वाला पॉइंट ये भी इमेज। लाइट जहां से निकल जाए या जहां पे आके मिल जाए, कौन सा? परावर्तित लाइट, तो उसको बोले कि ये हमारा इमेज है। इसको आप ऐसे समझ सकते, थोड़ा हम समझने बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कैरम खेले होंगे, कैरम बोर्ड, ये आपका गोटी ऐसे से बना रहता है, आप यहाँ पढ़कर स्ट्राइक से मारे ठक, अभी गोटी से क्या हुआ? टिकाया बाहर की तरफ, कितना गया, तो इसको बोलते हैं डाइवर्ज हो गया, इसको बोलते हैं डाइवर्ज, निकलना। तो उसको बोलते हैं कि हम लोग ये वाला पॉइंट तो रहेंगे इमेज। और अगर फिर कैरम के लिए आपने बड़ा स्ट्राइक लिया, यहाँ पे तो बूटी है इधर वाला, इसको किराना भी आप ऐसे मारिएगा इधर, ये टकरा के इधर न जाके इधर आ जाएगा, आइए अपने साथ में जो टकराएगा तो यहाँ वाले गोटी को मिलाएगा, तो ये सब इधर वापस आया, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। जैसे आप मारे गोटी में, लेकिन 2-3 गोटी एक ही तरफ जाता है, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। अभी हम लोग कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के पढ़े हैं, तो समझ आ जाएगा ये कैसे होता है, ये कहाँ पे मिलता है, कहाँ से निकलता है, ठीक है। तो जब ये लाइट यहाँ पे टकराया और टकराने के बाद इधर चला गया होगा, ये तो लौट गया होगा अपने रास्ते में ऐसे, क्योंकि इधर तो बंद है, क्योंकि ये प्लेन मिरर है, पीछे तो प्रिंट किया होगा, तो लाइट इधर ही गया होगा, 90 डिग्री पे था, 90 डिग्री पर लौट गया। तो इस आदमी को लग रहा है देखने से कि ये जो लाइट है यहाँ से डाइवर्ज हो रही है, मतलब कि निकल के आ रही है, जबकि लाइट तो इसके शरीर से टकरा के वापस आया था, लाइट मेरे से टकरा के आईना में टकराया वापस आया। हम क्या देखिए, जो वापस लाइट आ रहा है उसके अंदर से आ रहा है, अंदर से कहाँ से आ रहा है? और यहाँ से आ रहा है, इतना दूर से आ रहा है। तो ये वाला इमेज जहाँ से ये लाइट उसको आता हुआ प्रतीत होगा, डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट, आता हुआ प्रतीत होगा, डाइवर्ज माने आना, छितराना, इसको बोल देंगे इमेज, तो इसको बोल देंगे इमेज। क्यों? क्योंकि लाइट डाइवर्जेस फ्रॉम हियर, इसको अपीयर्स टू डाइवर्ज लिखिए, प्रतीत होता है, अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम, अपीयर्स माने लगता है, उसको लगता है कि ये लाइट यहाँ से आ रही है। अब वो दूरी कितना रहेगा? तो जितना दूरी इधर पे वो खड़ा है उतना ही दूरी के लिए, अगर 10 मीटर पे खड़ा है तो भी 10 मीटर पे। तो प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट की दूरी और इमेज की दूरी बराबर होती है, जितना दूरी पे वस्तु रहता है उतना ही दूरी पे प्रतिबिंब रहता है। अगर वस्तु 1 मीटर बढ़ेगा मिरर की तरफ, तो प्रतिबिंब कितना मीटर बढ़ेगा? 2 मीटर बढ़ेगा। कैसे? ये भगवान कहोगे, आप भगवान की तरफ 1 कदम बढ़ाइए, भगवान आपकी तरफ 2 कदम बढ़ाएंगे। नहीं, क्या नरेंद्र? आप बाबू से तरफ 1 कदम बढ़ाते हो, बाबू से तुम्हारी तरफ 2 कदम बढ़ाते, जल्दी आओ मिठाई खाने, सिंघाड़ा खाने। कैसे होता है देखिए, इसको समझिए, इससे आपका क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आया, तो प्रतिबिंब समझ गए, इसमें डालते। ऑब्जेक्ट क्या है? सोर्स ऑफ लाइट को ऑब्जेक्ट कहते हैं। इमेज क्या है? जहां से रिफ्लेक्टेड रे आता हुआ प्रतीत होगा, या रिफ्लेक्टेड रे जहां जाके मिल जाएगा उसको बोलेंगे प्रतिबिंब, इमेज, ठीक है। अब देखिए क्या बोलते हैं कि प्लेन मिरर में
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस। सही है, कोई समस्या नहीं, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना ही इमेज डिस्टेंस। अब यहां पे नोट लगा लीजिए, तो इफ ऑब्जेक्ट मूव 1 मीटर टुवर्ड्स प्लेन मिरर, अगर ऑब्जेक्ट 1 मीटर चलता है तो इमेज कितना दूर चलेगा? इमेज मूव 2 मीटर। अब ये कैसे? अब ये कैसे? तो बराबर, अगर 9 था तो उसका भी 9 होना चाहिए था। तो कैसे देखिए, ऐसे मान ये हमारा है प्लेन मिरर, ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, पहले इसकी दूरी है 10 मीटर, तो इधर से इमेज भी है 10 मीटर, ठीक है, इमेज भी 10। ठीक है, ये लिखिए AB, ये लिखिए A', B'। अब क्या कीजिए, इसको 10 से घटा के कर दीजिए 9 मीटर, तो ऑब्जेक्ट आ गया 9 मीटर। कितना दूर चला? ये 1 मीटर, ठीक है, लेकिन ये कितना दूर चला? 9 मीटर, ये भी 9 मीटर, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है? पहला वाले में देखें, ऑब्जेक्ट मिरर और इमेज, टोटल डिस्टेंस कितना? 20। अभी कितना है? 18। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जहां था वहीं है, इमेज 2 मीटर घसा क्या? अगर जब तब जो ऑब्जेक्ट 1 मीटर घसता है, टोटल डिफरेंस आया तो ऐसे मान लीजिए। ये बात तो अगर हम मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट को ही रखे तो इमेज कितना आ गया? ये 1 मीटर और ये 2 इधर आ गया, 18 पे आ गया, मिरर 1 मीटर है, ऑब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट पे रखिए। 10 मीटर है, मिरर में इधर घसा दिए, कि ऑब्जेक्ट 2 मीटर, 2 मीटर आ जाए। समझे? कुछ नहीं समझे, बिल्कुल सही थे। ऐसे क्या है कि आप किसी को देख रहे हो, किसी को देख रहे हैं कि नहीं? तो देख रहे हैं तो आपका दूरी और उसका दूरी बराबर है। आप जिस जहां पे देख रहे हैं वो दरवाजा 1 मीटर आगे आ जाए तो उसका पोजीशन 2 मीटर आगे घसक जाएगा। आप तो ही कर रहे हैं, 1 मीटर में आएगा। आप कहाँ घसते? मिरर घस गया 1 मीटर, इमेज कितना घस गया? 2 मीटर, क्योंकि अभी आपका डिस्टेंस है 9 और उसका हो गया 9, तो 9 9 18। पहले आपका था 10 और उसका 10 20, तो उसको 2 मीटर घसक रहा। अगर हम मिरर को 1 मीटर घसका रहे थे, समझे बात को? थोड़ा समझना ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में तो 9 मीटर का दूरी। तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि बराबर नहीं है, तो ही बोल रहे हैं बराबर, लेकिन पहले इमेज और ऑब्जेक्ट में बीच कितना दूरी था? 20। अभी कितना दूरी है? कितना का अंतर आया? 2 मीटर। क्यों? क्योंकि मिरर को हमने 1 मीटर कर दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ इमेज 2 मीटर से। अगर मिरर को 1 मीटर इधर कर देंगे तो 2 मीटर समझेगा, तो मीटर 1 मीटर घसकाने पे अब यहाँ पे 2 चीज याद रखना पड़ेगा कि मिरर को 1 मीटर घसकाएगा तब भी इमेज 2 मीटर घसकेगा, और ऑब्जेक्ट अगर 1 मीटर जाएगा तब भी इमेज 2 मीटर घसकेगा। ये दोनों कंडीशन एक ही है, दोनों नाम ही। बात समझा है? वही थोड़ा सा उल्टा चलता है, समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज फिजिक्स में आप देखिएगा ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, बट ऐसा ही। ठीक है, अब समझे? क्या समझे? मान लीजिए कि आप ये ऑब्जेक्ट और ये मिरर है, ठीक है, इसको हम यही रखे, इसको ऐसे करके स्टार्ट किया, तो इधर जो था वो कितना मीटर घस गया? 2 मीटर। का है तो एक ही घसना चाहिए, क्यों 2 मीटर घसना? क्योंकि इसका डिस्टेंस बराबर करना था, इधर 9 है तो उसको भी 9 करना था। अभी 10 पे है, उधर भी 10 पे है, इधर 10 पे उधर भी 10 पे, इसको मेक कर दिया तो ये 9 हो गया, तो उसको भी 9 करने के लिए 2 घसकना पड़ेगा। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट अगर 1 मीटर घसकेगा तो इमेज 2 मीटर घसकेगा, तभी दोनों के बीच की दूरी बराबर है ना? समझ में आया? रट लीजिएगा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ सकते हैं।
बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे कि इमेज को 1 मीटर घसकाने के लिए ऑब्जेक्ट को कितना घसकाना पड़ेगा, मिरर को कितना घसकाना पड़ेगा, तो आधा मीटर, इमेज के डिस्टेंस से आधा, है ना? ठीक है, समझ गए बात को? उसके बाद और समझ, प्लेन मिरर में फोकस कहाँ होता है? फोकस, व्हाट इज फोकस? फोकस, फोकस इसी से बना है, बोलता है बहुत फोकस मार रहा है, फोकस इसी से बना है, फोकस मारना, मिरर से लाइट से बना है, फोकस कैसे मारते हैं? फोकस क्या है? व्हाट इज फोकस? फोकस क्या है? बहुत फोकस मारा है, क्या है फोकस? फोकस किसे करते हैं? वस्तु का जहाँ प्रतिबिंब बनता हो, हाँ, वो तो इमेज होता है, इसी पर सेंटर बने, तो प्लेन मिरर का तो सेंटर नहीं होता, तो मिरर और वस्तु के बीच से दूरी को नहीं, दो मिरर में नहीं होता। When a ray of light incident on an object या incident on a surface after reflection it converges at a point, converges or diverges or appears to diverge. This point is called focus. अब ये थोड़ा इमेज की जैसा भी है, थोड़ा इमेज भी है, इमेज में और इसमें क्या अंतर है थोड़ा समझना है। अभी ये इमेज देखे तो वही, और अंतर क्या होगा ये भी सोचिए। अंतर ये होगा कि जिस पॉइंट से वो कन्वर्ज या डाइवर्ज होगा उसको बोलेंगे इमेज, और जहां पे जाके ये कन्वर्ज डाइवर्ज होगा उसको बोलेंगे फोकस। मतलब कि कभी कभी फोकस अलग हो जाएगा और इमेज उसके बाद। जैसे कि कॉन्टेक्ट मिरर में क्या होता है कि अगर इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आता है, पैरेलल आता है, या यहाँ पे और थोड़ा बढ़िया साफ कर देते हैं, वेन आप ऐसे लिखिए, एक मिनट देखिए, यहाँ पे ऐसे एरो लगा के लिखिए, वेन पैरेलल रे ऑफ लाइट। अब ये और जैसे बढ़िया हो जाएगा, वेन पैरेलल रे ऑफ लाइट, खाली यहाँ पैरेलल रहेगा। अब ये फोकस और इमेज का डिफरेंस पता चलेगा। पैरेलल रहेगा तो फोकस बनेगा, अब पैरेलल नहीं रहेगा तो इमेज बनेगा। जब कोई समानांतर प्रकाश की किरणें किसी सरफेस पे आपतित होती है, किसी सतह पर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद या किसी एक बिंदु पर संघनित या उस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, इसे उस दर्पण का फोकस बिंदु है। किसी एक बिंदु पर संघनित होती है या उस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्लेन मिरर में ये किरण जो आई ये किसी बिंदु पर संघनित नहीं हो रही है या किसी एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, इसलिए समतल दर्पण का जो फोकस है वो कहीं खास पॉइंट पर नहीं रहता, अनंत होता है, अनंत, इनफिनाइट। प्लेन मिरर का फोकस आप नहीं बता सकते, प्लेन मिरर का फोकस नहीं बता सकते। तो प्लेन मिरर का फोकस क्या है? अनंत। ये भी आप
फोकस ऑफ प्लेन मिरर ये कहाँ है? एट इंफिनिटी, अनंत पे। अनंत मतलब जिसको हम मेजर नहीं करते। प्लेन सरफेस का, प्लेन मिरर दर्पण का फोकस जो है अनंत पर आता है। ठीक है, अब इसको हम ये वाला बिंदु को हम लोग कॉन्केव जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फोकस किसको कहते हैं। ठीक है, अभी समझिए कि जैसे ही मान ये प्लेन सर्फेस, ये बोर्ड है, इसको हम इस पर लाइट मारेंगे तो इस पर जो भी लाइट आएगा वो परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर कहीं भी संघर्षित नहीं होगा, अन्य किसी एक बिंदु से लगा नहीं कर रहा, वो हमेशा पैरेलल रहेगा, इस सरफेस के पैरेलल रहेगा। तो पैरेलल मतलब कितना दूर सीधा जाके मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। ट्रेन की पटरी ऐसे चलता है तो अनंत। आज अगर मिल जाता तो वो कहलाता फोकस, जहां मिल जाता वहां। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। प्लेन मिरर किसको कहते हैं? समतल दर्पण किसको कहते हैं? किसे कहते हैं? समतल दर्पण। अंजलि बताइए। हाँ बोलिए। किसी समतल और चमकदार सतह ही समतल दर्पण है, बस यही लाइन है। इसके बारे में हाँ, तो दर्पण में जो प्लेन कितना रहेगा वो समतल। अभी करके बताएगा। दर्पण वही है जो प्लेन है। कि किसी भी दर्पण को हम बोलते हैं कि अगर वो प्लेन और कितना है, प्लेन मतलब समतल है, कहा कि कनकेव और कन्वेक्स समतल नहीं है, वो गोल है, स्फीयर। तो वहां पर लिखेंगे कि स्फीयर पार्ट ऑफ द। हाँ, एकदम एकदम ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल। कि फोकस ऑफ प्लेन मिरर इज एट इंफिनिटी। प्लेन एंड शाइनिंग सरफेस इज नोन एज मिरर एंड दिस इज आल्सो प्लेन। मिरर माने प्लेन मिरर। अगर कॉन्केव रहेगा तो बोलेगा कॉन्केव मिरर। जैसे हम लोग घर में आईना देखते हैं तो वो थोड़ी बोलते हैं कि प्लेन मिरर देख रहा है, क्या बोलते हैं? आईना देख रहा है। तो बोलना पड़ता है कि समतल आईना देख रहा है। अगर वही वहां पे अवतल रहेगा तो हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण। जैसे एटीएम के बाहर लगा रहता है उत्तल दर्पण, एटीएम के अंदर लगा रहता है उत्तल दर्पण, गाड़ी के किनारे लगा रहता है उत्तल दर्पण, ऐसे और जो टॉर्च ये हेडलाइट रहता है वो अवतल दर्पण। तो बोलते हैं ये रियर मिरर है। और ड्राइवर के ऊपर जो लगा रहता है, इसमें ड्राइवर पीछे वाला सीट वाले से बात करते रहता है, ड्राइवर बैठा है उसके ऊपर लगा रहता है, तो कौन सा दर्पण? वो प्लेन दर्पण, प्लेन मिरर। रियर देखा जाए जो ड्राइवर अपना सीट के ऊपर रखता है वो पीछे जो बैक पे देखता है, अच्छा जो बैक देखता है, क्योंकि तभी उसको रियल आभास दूरी का होगा कि कितना दूरी पे पीछे आप कोई आपके। क्योंकि मिरर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस बराबर है, तो पता करता है अंदाज की कितना दूरी हो। अगर और किनारे वाला उत्तल दर्पण, जिसमें वो खिड़की वाला था, विंडो मिरर उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में बड़ा एरिया दिखता है, छोटा सा एरिया है उत्तल दर्पण। आपका जो गाड़ी वाड़ी का रहता है, बाइक का भी, वो भी रहता है उत्तल दर्पण। उसमें लिखा रहता है कि द इमेज अपीयर इन दिस मिरर इज क्लोजर देन दे आर, माने कि वस्तु जितना दूरी है उससे नजदीक आपको दिखता है। पहले लिखा रहता है वार्ड में, अब नहीं लिखा रहता है, लेकिन कभी अच्छे मिरर में लिखा रहता है। बाइक के साथ क्या आता है उसको? हाँ, बाइक के साथ लिखा रहता है ना, तो आप उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर, हाँ उस पर लिखा रहता है। द इमेज अपीयर इन दिस मिरर इज क्लोजर दे आर, वो जितना दूर है उससे वो क्लोजर देन दे टेक्स्ट कर दिया। मैंने वो आपको दिख रहा है वो 5 मीटर है, इसका मतलब 2 मीटर पे नजदीक है, तो सावधान। और जो आगे लगा रहता है टॉर्च में, हेडलाइट में, वो अवतल है। जैसे नरेंद्रपान है वो कौन सा था? ये है कनकेव है। कन्वेक्स क्यों नहीं लगा है? अब जैसे ये पहनी है ये भी कनकेव है, क्यों? क्या देखने के लिए? सामने देखने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए अवतल दर्पण, दूर देखने के लिए उत्तल दर्पण। सीधा बुढ़ा लोग को ऐसे होता है, चश्मा ऐसे पड़े, पेपर ऐसे पड़ेगा, काहे से पड़ता है? क्योंकि उसको दूर दिखाई देता है, नजदीक नहीं दिखाई देता, तो उसको लगा देता है कन्वेक्स मिरर, तब वो नजदीक होगा। और आप चश्मा खोलिएगा तो ऐसे पड़ेगा, क्योंकि आपको नजदीक दिख रहा है, तो आप ऑब्जेक्ट को नजदीक कर रहे हैं। तो अवतल दर्पण चीजों को दूर करता है और उत्तल दर्पण चीजों को नजदीक करता है, आपको दूर नहीं दिखता है कि नहीं? टीवी चलते रहता है, आदमी आगे से देखते हैं, चश्मा नहीं पहने,
चश्मा पहनने वाला आदमी ज्यादा इंटेलिजेंट भी होता है, ये भी बात है कि इंटेलिजेंट होते चश्मा पहनना आप नहीं है ना। और ये उनकी गलत फहमी भी हो सकती है, कोई जरूरी कि सही हो, गलत फहमी भी पाल लेता है कि हम चश्मा लगा लिए तो हम भी इंटेलिजेंट हैं, है कि नहीं? तो हमको जब 10th क्लास से पहला बार चश्मा लगा बड़ा पता लगता कैसे पहने, फिर पहनने लगे, फिर आदत हो गई, फिर सब समझ गया कि पढ़ा तो तरीक पता क्या है। तो देखिए, तो कॉन्केव मिरर क्या होता है सबसे पहले समझ लिया आपने। कॉन्केव मिरर के पहले लिखिए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या है? कि द मिरर which the part of a sphere, the mirror formed by the mirror formed by a part of a sphere. A sphere क्या होता है? हाँ, is known as spherical mirror. मैथ में एक टर्म है स्फीयर, सर्कल और स्फीयर, दोनों में क्या अंतर है? सर्कल और स्फीयर में क्या अंतर है? हाँ, स्फीयर चपटा होता है, सही बात। स्फीयर सर्कल में क्या अंतर है? चश्मा लगाने वाले लोग प्रयास करें। सर्कुलर स्फीयर में क्या अंतर है? मैथ को पढ़ा रहा हूँ, सर्कुलर स्फीयर, सर्कुलर स्फीयर में क्या अंतर है? एक का हिंदी होता है वृत्त, एक का हिंदी होता है गोला। मेरे ख्याल में ना हमारा गोला पर आया हुआ है, हमारा गोला दिख रहा है, तो क्या बोला हमारा वृत्त दिख रहा है, तो हमारा गोला दिख रहा है, बोलते ज्यादा वृत्त दिख रहा है। वृत्त गोला में क्या अंतर? चारों तरफ से लगा रहता है। गोल माने फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, अब वृत्त का मतलब साइकिल का पहिया, अंतर समझ गए? पहिया वृत्त है, अब बॉल जो है फुटबॉल है, गेंद है वो है आपका गोल, ये गेंद है, फिर ये गेंदा की तरह, यह चक्का, चक्का माने वृत्त, गेंद माने फुटबॉल, क्रिकेट बॉल जो ठीक। तो वृत्त का एरिया क्या होता है? वृत्त का एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल। सर्किल का क्षेत्रफल क्या है? सर्किल का क्षेत्रफल एरिया पायर स्क्वायर। अब फिर गोला का एरिया क्या हो जाएगा? इसमें हाइट भी तो होगा, हाइट होगा 4/3 पाई आर स्क्वायर की 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर, ठीक है। अब वृत्त का वॉल्यूम नहीं होगा, इसका वॉल्यूम होगा, आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये रख लीजिए, मैथ का आपको काम है, ठीक है। कल हम आएंगे तो वृत्त का सब चीज पूछेंगे, गोला का सब चीज पूछेंगे। इसका क्या क्या पूछेंगे बता रहा हूँ। इसका पूछेंगे डायमीटर क्या है, कॉर्ड क्या है, सेक्टर क्या है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, सरकमफेरेंस क्या है, क्या खबर है। इसका आपको भैया बता दिए, वॉल्यूम बता दिए। और इसमें क्या हो सकता है? इसका डायमीटर क्या हो सकता है, इसका सेमी स्फीयर का एरिया क्या होगा, सेमी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा। तो मैथ में आपको एक काम है, सेमी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, सेमी स्फीयर का एरिया क्या होगा, ठीक है। 4πr² हो जाएगा। हाँ 4/2 हो जाएगा एरिया, नहीं गलत होगा। हाँ उतना डबल हो जाएगा, 3πr² होगा।
तो पैर सर बाहर का बीच का सर्किल निकलेगा, इसका पैर ठीक है। आपको क्या क्या करना है, सेमी स्फीयर का एरिया वॉल्यूम ये हो गया आयतन, चार इसका सर्कमफेरेंस, डायमीटर, कॉर्ड, सेक्टर, सेमी स्फीयर एरिया, सर्कमफेरेंस, कॉर्ड, डायमीटर, सेक्टर, ठीक है। अब कितना डिग्री का एंगल बनता है उसके केंद्र पर, सर्कल के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 का 360 का कोण बनाया जाता है किसी को? 360 डिग्री कोण बना लेते हैं कॉपी पे, बनाइए। कह रहे हो बना पूछे 360 डिग्री कोण आता है बनाने, बना बुला लेते हो आपको पीछे को, सबसे पीछे याद रखिए 360 डिग्री कोण बनाइए, 360 डिग्री कोण बनाइए, सबसे पीछे वाले पे 360 360 कोण बनाइए। जैसे देखिए 90 डिग्री कोण मैं बना रहा हूँ, ये 90 है, ये 30 है, हमको 360 डिग्री का कोण बना रहा है। सब नंबर कोई बनाइए, दूसरे को मत दिखाइएगा, क्योंकि सब सही बनाएंगे, मुझे पता है। 360 डिग्री का कोण बना है, अब बचा तो बोलिएगा, मैं एक बार आके देखिए। सब लोग 360 डिग्री का कोण बनाएंगे, बन गया, हो गया। नहीं बना कि नहीं बना, गलत तो हमें करना पता है, गलत है, बन गया तो दिखाइए, आ रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपका नरेंद्र बाबू बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपका देखें बन गया, बहुत बढ़िया। आपको बना नहीं बनाया, आपका बना, आपको बनाया 0 डिग्री 360 डिग्री का कोण बना के लाइएगा घर पे, कहीं अपने कॉपी के पीछे में बनाएगा 0 डिग्री का कोण और 360 डिग्री का कोण। बस गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 मिनट और लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जहाँ जाएगा आपको बताते रहेंगे, चिंता मत। तो स्फीयर से बने हुए किसी मिरर को बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। अब जैसे मान लीजिए आपके पास में क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट का गेम है, आपको पसंद नहीं आ रहा है कि खराब हो गया, चाकू से काट दीजिए, काट के आपको 2 पार्ट में निकलेगा, एक ऐसा निकलेगा, एक ऐसा निकलेगा। अब आपको मर्जी पेंट करने का, ये शाइनिंग सरफेस से पेंट कर दे, तो भाई ये नरेंद्र इधर पेंट कर दिया इसके, अब कोई आदमी इधर पेंट कर दिया, तो इसमें जो ये वाला पेंट है तो अंदर में चमकदार सरफेस है, शाइनिंग सरफेस, तो एक ये शाइनिंग सरफेस हुआ और इसमें एक ये शाइनिंग सरफेस है, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, SHIN शाइनिंग सरफेस, इसमें क्या देख रहे हैं कि उभरा हुआ पार्ट साइन कर रहा है, इसमें गड्ढा वाला पार्ट साइन कर रहा है, ये ग्रूव है, ग्रूव माने गड्ढा, और ये बल्ज है, बल्ज माने उभरा हुआ, ये उभरा हुआ पार्ट जो है साइनिंग कर रहा है और ये गड्ढा साइन कर रहा है। जैसे आप दिवाली में नया चम्मच खरीदते होंगे या कटौती खरीदते हैं, तो कटौती देखिए चम्मच जैसे बनाते हैं, ये आपका चम्मच, दोनों पार्ट साइन करता है। कटौती नया देखिएगा ऐसे गड्ढा, तो आपका चेहरा छोटा दिखाई देगा, और उल्टा दिखा तो बड़ा दिखाई देगा, दोनों में अंतर है। क्यों? क्योंकि एक में आपको उभरा पार्ट है, एक में गड्ढा वाला पार्ट है, तो गड्ढे वाले पार्ट को बोलेंगे अवतल दर्पण, हाँ कॉनकेव। देखो केव माने गुफा, बोला केव, बोला कॉनकेव, किसका केव, कॉनकेव, गड्ढा का, अवतल कॉनकेव, जिसमें ग्रूव जो है साइनिंग है, और ये हो जाएगा कॉन्वेक्स, जिसमें बल्ज सरफेस साइनिंग है। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉनकेव, the sphere, the mirror which the mirror
which grouped part is shining, गड्ढा वाला पार्ट साइन कर रहा है, उसको बोलते हैं साइनिंग। ऐसे का आई उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। द मिरर which grouped part is shining, है ना, इज कॉनकेव मिरर। एकदम याद रहेगा। ऐसे का कॉन्वेक्स हो जाएगा द मिरर विच, यहां तक आइए, बल्ज BULDGD होगा, PELDE, बल्ज पार्ट विच साइन। साइनिंग इज कॉन्वेक्स, ठीक है। जिसका बल्ज पार्ट साइनिंग है वो क्या है, कॉन्वेक्स। अब देखिए इसमें क्या अंतर होगा, हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि ये वाला पार्ट में जब रे इधर से आएगा, टकराने के बाद ये ऐसे भागेगा। इसका सेंटर होगा कोई, क्योंकि बॉल का सेंटर होता है, सेंटर सी है, तो सेंटर से मिलाने वाली एक लाइन है। तो यहाँ पे जो ये कटा, ये फोकस है, लेकिन ये इमेज हो भी सकता है, नहीं हो सकता। अगर ये इंफिनिटी से आएगा तो यही इमेज बनता है, क्योंकि यहीं पे आके ये कन्वर्स हो गया। तो फोकस भी इमेज हो सकता है। अगर पैरेलल आएगा तो फोकस ही इमेज, अगर पैरेलल नहीं आएगा तो इमेज कहीं और बनेगा, फोकस कहीं और बनेगा। जैसे मान लीजिए अगर ऐसे आता है, तो कैसे आया, कैसे आया, ये सी से गुजरा, तो सी से गुजरा वापस जाएगा, तो यहाँ पे जो कट रहा है, तो यहाँ पे इमेज बनेगा। ये पैरेलल रे से आने वाली जहाँ कन्वर्ज होगा वो फोकस होगा, पैरेलल रे जब भी आएगा वो कन्वर्ज होगा तो फोकस होगा। और अगर रे पैरेलल नहीं है तो जहाँ पर दोनों रे मिलेगा उसको बोलेंगे इमेज। अब पैरेलल रे जहाँ कटेगा वो फोकस, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे वाले केसेस में, तो क्लियर हो जाएगा। तो कॉन्केव समझ गए, कॉन्वेक्स समझ गए। इससे आपका हर साल क्वेश्चन आता है। कॉन्केव बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्केव में 6 गो कंडीशन है आपका इमेज बनाने का, तो 6 कंडीशन से हर साल क्वेश्चन आता है, लगभग 10 में भी आया, उसके पहले भी 2 बार आ चुका है। ये आपका इमेज फॉर्मेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मान के लाइट से क्वेश्चन आया तो यहाँ से आया। स्पेक्ट्रल मिरर 2 हो गए, कौन कौन, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। तो कल हम लोग चलेंगे कॉन्केव मिरर, ठीक है। मिड में आज तक कोई प्रॉब्लम आने वाले में, आज तक में कोई दिक्कत, आज तक में, आज की क्लास में कोई दिक्कत पूछना है, ठीक है सर। ठीक, प्लेन मिरर किसको बोलते हैं, शाइनिंग और स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड प्लेन। प्लेन मिरर का इंफिनिटी कहाँ होता है, प्लेन मिरर का फोकस कहाँ होता है, और प्लेन मिरर अगर 1 मीटर घसकाएंगे तो इमेज कितना दूर घसकेगा, 2 मीटर। प्लेन मिरर जितना घसकेगा उसका दुगना इमेज। एक क्वेश्चन वहां पे और आ जाएगा कि वस्तु की दूरी और इमेज की दूरी में क्या रिलेशन है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में क्या रिलेशन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, दोनों सेम दूरी, दोनों सेम दूरी है। हमें डिस्टेंस सेम। प्लेन मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट रहेगा उस मिरर से उतना ही दूर पे इमेज भी लगेगा कि है, क्योंकि बाहर पीछे तो बंद है, पीछे कुछ रहता नहीं है, लेकिन देखने वाले को लगेगा कि इमेज उतना ही दूरी पर है। जैसे यहाँ गायत्री मंदिर जाइएगा तो दोनों तरफ में प्लेन मिरर लगा हुआ है, गायत्री मंदिर रेनो फील्ड वाला। अब वो प्लेन मिरर थोड़ा सा ऐसे हल्का सा टेढ़ा कर दिया गया, हल्का 15-20 डिग्री। अब आप इधर देखिएगा तो आपको लगेगा कि 1000 मूर्ति है, इधर देखिएगा तो 1000 मूर्ति है, क्योंकि मूर्ति जो एक है, स्टैचू एक है, लेकिन मिरर होने की वजह इसका इमेज इधर बनता है, इसका इमेज इधर बनता है, और फिर उसका इमेज इधर बनेगा, तो ये एक का एक इमेज बनते बनते बहुत सारे इमेज
आप कभी झाँक के देखिएगा तो पे बहुत सारा जैसे सैलून में सर हेयर सैलून में आपको पीछे से आईना दिखाता है कि देखो जाए पीछे बाल टिक कट के आगे बचा हुआ है ना सैलून बनाता है। या ज्वेलर के शॉप में भी जाइएगा तो बहुत आईना लगा रहता है, क्योंकि वो छोटा जगह भी आईना लगाने से बड़ा दिखता है। तो छोटा दुकान लगा लेकिन बहुत बड़ा दुकान है। सर ऐसे वो अपने बचाव के लिए करता है। नहीं, बचाव के लिए करता वो अलग बात है, लेकिन अगर कहीं पे भी आईना प्रयोग करते हैं तो आपको विजन बड़ा दिखाता है। वो आपको लगा रूम बड़ा, छोटा रूम मिला बहुत बड़ा, तो छोटा दुकान बहुत बड़ा दिखता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।